साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज की जो क्लास है यह मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है हम लोग उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो इसमें एक व्यवस्था थी जो दास प्रथा के नाम से जाना गया, तो आज उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपसे इसी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आपको ऐसी सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो दास प्रथा थी उसके जो तमाम प्रकार की अच्छाइयाँ क्या जो कमियाँ थी, जो तमाम सुल्तानों के शासनकाल में अपनाई गई, उसकी चर्चा इसमें करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब बात शुरू करते हैं महाभारत की। ठीक, महाभारत में किसी युद्धबंदी को दास बनाए जाने को सामान्य नियम बताया गया है। जो दास प्रथा है ये बहुत पुरानी परंपरा है। अगर शुरुआत महाभारत में करें तो महाभारत में भी जो युद्धबंदी होते थे उनको दास बनाने का एक सामान्य नियम होता था। वो परंपरा चली आई और जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक यह परंपरा निरंतर विभिन्न तरीके से समाज के अंदर चलती रही। तो यहाँ देखिए, दास प्रथा का समर्थन सूफी तक करते थे। जो सूफी संत होते थे वो भी दास प्रथा का पुरजोर समर्थन करते थे। तो इसमें एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो दासों के लिए दुआ करते थे कि भगोड़े गुलाम उनके मालिकों को मिल जाए। ठीक, लेकिन वह किसी गुलाम की रिहाई पर प्रशंसा भी करते थे। वो कहते थे कि जैसे वो ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते थे कि जो भगोड़े गुलाम हैं, जो अपने मालिक से भाग गए हैं उनकी प्रताड़ना से, जो मालिक उनको खोज रहे हैं वो उनको दोबारा मिल जाए। लेकिन वो ये भी बात करते हैं कि अगर कोई गुलाम स्वेच्छा से या मालिक के कृपा पे और रिहा हो जाता है या कोई रिहा करता है तो इसकी प्रशंसा भी निजामुद्दीन औलिया करते हैं। कुल मिला जुला करके निजामुद्दीन औलिया भी दास प्रथा का समर्थन करते थे। ठीक, अब देखिए शरीयत है अर्थात जो इस्लामिक कानून है वो कहता है कि एक दास अपने स्वामी की पैतृक संपत्ति हो सकता है। अर्थात जिस तरीके से जमीन थी, सोना चांदी था और तमाम प्रकार की संपत्तियां होती थी, उसी तरीके से दास भी अपने मालिक का संपत्ति होते थे। आगे लिखे कि वह अपने स्वामी की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता था और उनके बच्चे भी उनके स्वामी के दास होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो इस्लामिक कानून है कहता था कि अगर कोई दास है किसी आदमी का तो वह जो दास है वह अपने मन से या अपने परिवार के मन से खुद विवाह नहीं कर सकता था जब तक उसका स्वामी, उसका मालिक उसे विवाह की अनुमति ना दे दे। अगर स्वामी या मालिक उस दास को विवाह करने की अनुमति दे देता है, अब उसके बाद अगर उसके बच्चे भी पैदा होते हैं तो उसके दास की तरह उसके बच्चे भी उस मालिक के दास स्वतः बन जाएंगे। ये जो परंपरा है, ये जो नियम है, ये शरीयत में लिखा गया था। अब देखिए, फिर लिखा है कि गुलामों से श्रम की भारी नियंत्रित आपूर्ति होती थी। भाई जो गुलाम थे इनको अब चाहे
इनको पैसा दीजिए, मजदूरी दीजिए या ना दीजिए, खाना दीजिए या ना दीजिए, जितना चाहिए उतना इनसे आप श्रम ले सकते थे। मनमाना इनको प्रताड़ित कर सकते थे। मतलब जिस तरीके से अत्याचार इनके साथ हो सकता था, जो मालिक थे वो किया करते थे। अर्थात गुलामों से श्रम की भारी नियंत्रित आपूर्ति होती थी। आगे लिखा है देखिए यहाँ पे, तुर्क, कोह काफी, यूनानी, हबसी, हबसी जो अफ्रीका के थे, एवं भारतीय गुलामों, खास तौर पर असम के गुलामों की भारतीय मांग थी, मतलब भारी मांग थी सॉरी। अब देखिए, जो दुनिया में जो गुलाम होते थे उनमें कुछ गुलाम ऐसे थे जिनकी दुनिया में काफी मांग थी। अब इसलिए मांग थी क्योंकि एक काम करने में काफी ज्यादा सक्षम थे, अच्छा काम करते थे। उन गुलामों की बात है, ये तुर्की गुलाम थे, इनकी मांग हर जगह होती थी, ये अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे काम करते हैं। एक कोह काफी गुलाम थे, क्षेत्र के रहने वाले थे, इनकी मांग थी। यूनानी थे, हबसी अफ्रीका के जो रहने वाले थे। और जो भारतीय गुलाम थे, भारतीय गुलाम में खासतौर पे जो असम के रहने वाले क्षेत्र थे, जो वहाँ के गुलाम थे, इनकी तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में मांग थी कि वहाँ से लेके आइए और हमारे यहाँ रखिए। अब देखिए, गुलामों को बुर्दा भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में या गुलामों को किस नाम से जाना जाता था, तो गुलामों को बुर्दा के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था। अब यहाँ देखिए लिखा है कि समरकंद एवं बुखारा के दास बाजार से में दासों को बेचने से पूर्व शिक्षित किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे दो बाजार है, एक समरकंद का बाजार है, एक बुखारा का। ये देखिए, ये दोनों दास बाजार थे। यहाँ पे एक मान लीजिए नियम बनाया गया था कि अगर आपको यहाँ कोई दास बेचना है तो दास को बेचने से पहले आप उसे शिक्षित करेंगे। अर्थात समरकंद बुखारा के दास बाजार में दासों को बेचने से पूर्व उन्हें शिक्षित किया जाना अनिवार्य था। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी अपने दासों को पुत्र कहा करता था। आगे लिखा है कि एक इतिहासकार है, उनका नाम है मिनहाज। मिनहाज कहते हैं कि एक बार गोरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों को एक बेटा हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं। अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबों में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। अब देखिए, मिनहाज यह बताने का प्रयास करते हैं कि गोरी ने एक बार कहा था कि और जो सुल्तान हैं उनके एक पुत्र होंगे या दो पुत्र होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मेरे अनेक हजार पुत्र हैं। ये जो मेरे तुर्की गुलाम हैं, यही मेरे मरने के बाद मेरे साम्राज्य को संभालेंगे, मेरे साम्राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे। और जब ये राजा बनेंगे तो जो खुतबा ये पढ़ेंगे उस खुतबे में मेरे नाम का भी उल्लेख ये लोग करेंगे। यह बात मोहम्मद गोरी कहा करता था। अब देखिए यहाँ पे, अगर मोहम्मद गोरी के गुलाम की बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये भी गोरी का गुलाम था। कुबाचा था, ये भी गोरी का गुलाम था। यल्दौज था, ये भी गोरी का गुलाम था। ये जो गोरी के तमाम गुलाम थे, ये बहुत प्रसिद्धि भी पाए, कहीं न कहीं साम्राज्य के ये शासक भी बने। अब पूरा सम्मान भी इन्होंने गोरी को दिया था अपने खुतबे में। अब यहाँ पे देखिए, इल्तुतमिश जो है यह ऐबक का दास था।
इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता। बहुत बार प्रश्न बना है, ये बहुत फेवरेट प्रश्न है आयोग का कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है या गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद घोरी का। अर्थात मोहम्मद घोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम। अब देखिए यहाँ पे बलबन जो था वह इल्तुतमिश का दास था। बलबन इल्तुतमिश का दास था, ध्यान दीजिएगा। अगर बलबन की बात की जाए तो बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन इल्तुतमिश का दास था। जो दास आजम से लाए गए उन्हें तुर्क समझा गया। ये जो आजम शब्द यहाँ पे दिया है, ये अनातोलिया से तुर्किस्तान तक का जो क्षेत्र है, अनातोलिया और तुर्किस्तान के जो बीच का क्षेत्र है उसे कहा गया अजम। ठीक, यहाँ से जो गुलाम लाए गए थे उन्हें तुर्की गुलाम समझा जाता था। अब आगे लिखा कि इन्हीं तुर्की दासों को इल्तुतमिश के काल में ख्वाजा तास कहा गया। ये जो ख्वाजा तास शब्द है इसका मतलब होता है भाई भाई। ठीक, फिर समझिए, ख्वाजा तास का मतलब होता है भाई भाई। कहा गया जो कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात सुल्तानी कहलाए। जब इल्तुतमिश मर जाता है तो ये जो दास होते थे इन्हें सुल्तानी कहा जाता था। आगे लिखा है कि इल्तुतमिश के दरबार में चीनी व्यापारियों द्वारा तुर्की दास लाने का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे और बात निकल के आई है कि इल्तुतमिश के दरबार में भी चीनी व्यापारी आया करते थे। ध्यान दीजिएगा, हो सकता प्रश्न बन जाए, ये बहुत कम मिलता है, तो आपको समझना है कि इल्तुतमिश के दरबार में चीनी व्यापारी भारत आते थे और जब वहाँ चीनी जो व्यापारी थे जब इल्तुतमिश के दरबार में आए वो अपने साथ तुर्की दास को लेकर के आए थे, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, अब देखिए केवल फरिश्ता ऐसे जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 50,000 दास थे। ठीक, फरिश्ता जो समकालीन इतिहासकार उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासन की बात की कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में साम्राज्य में 50,000 दास थे जिन पर राज्य पर बहुत धन व्यय करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। अब यहाँ पे देखिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने जो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी उसके पक्ष में इन्होंने समर्थन दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति अपनाने का जो रीजन था वह था कि उसके पास 50,000 दास थे। इन दासों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ी संख्या में धन व्यय होता था। उसी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। आगे लिखे कि अलाउद्दीन खिलजी ने नियम बनाया कि अमीरों की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र सुल्तान के दास होंगे। फिर लिखा है कि अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। अब यहाँ बात कर ले फिरोज शाह तुगलक की। अब इसकी कहानी कुछ अलग ही है। अब देखिए यहाँ पे गुलामों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, जो दास होते थे चाहे तुर्की दास थे या भारतीय दासम वाले दास थे, इस तरीके के जो दास होते थे इनका व्यापार होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना, कहा कि भैया अब हमारे शासनकाल में तुर्कों का किसी भी तरीके से निर्यात नहीं किया जा सकता, हम पूरी तरीके से बैन करते हैं। अब लिखा है कि फिरोज ने अपने सूबेदारों को आदेश दिया था कि जब वह किसी स्थान पर आक्रमण करें तो चुने हुए सुंदर कुलीन बालक उनके पास भेजे। फिरोज शाह तुगलक
एक आदेश जारी किया, कहा कि अगर हमारी सेना कहीं पे हमला करने के लिए जाती है, किसी क्षेत्र पर कब्जा करती है, तो वहां से जो सुंदर बालक, अच्छे घर के बच्चे मिले, उन्हें चुन चुन करके अच्छे तरीके से परख करके हमारे पास भेजा जाए, उन्हें हम अपना गुलाम बनाएंगे। अब लिखा है कि वह कुछ दास अमीरों को भी देता था, जो उसके अमीर होते थे, जो उसके इक़्तिदार थे या जो उसके और अधिकारी थे, उनको भी फिरोज शाह तुगलक जो दास थे उनको सौंप देता था। साथ में यह आदेश भी देता था कि उन्हें अपने पुत्र की भांति पाले और वर्ष में एक बार सिंहासन के सामने प्रस्तुत करें। फिरोज तुगलक ने एक नियम बनाया कि वह वली तथा अमीर जो भी उपहार सुल्तान को दें, उसकी कीमत आंक कर उतना उनको मूल्य दिया जाए। जैसे फिरोज शाह तुगलक का था, अमीर और वली को कहा कि अगर हम आपको गुलाम सौंप रहे हैं, आप हमें कोई उपहार दे रहे हैं, तो उसके जो आकलन है कि हाँ इसका इतना दाम हो सकता है, उसका आकलन करके उसके मूल्य के हिसाब से उपहार दिया जाए। क्योंकि फिरोज उपहार के रूप में दासों को सर्वाधिक पसंद करता था। अगर फिरोज शाह तुगलक को दास दिया जाए, वो ज़्यादा पसंद करता था कि भैया हमें एक अच्छा दास मिल रहा है। इसीलिए प्रत्येक सूबेदार उसे अधिकाधिक दास भेजने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके पास 1,80,000 दास जमा हो गए। इसमें से 12,000 जो दास हैं, उनको अपने साम्राज्य के 36 कारखानों में नियोजित किया और 40,000 दासों को महलों में नियुक्त किया। जो उसके पास 1,80,000 दास थे, अब उसमें से किए जो 12,000 दास थे, उनको जो साम्राज्य में उसने कारखाना स्थापित किया था, वहां पे नौकरी के रूप में रख दिया। कहा कि भैया अब आप लोग यहाँ पे काम करिए। और 40,000 जो दास थे, तो जो फिरोज शाह तुगलक का महल था, वहां पे सेवादार के रूप में उन्हें रख दिया गया कि आप पूरे महल की सुरक्षा करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, हर समय आप जब हमें आवश्यकता होगी आप उपलब्ध रहेंगे। इस तरीके से महलों की देख रेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 40,000 दास रखे और कारखानों के लिए 12,000। ठीक, ये जो प्रश्न यहाँ तीनों बना है, जो तीनों संख्या दी गई है, ये तमाम प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, फिरोज शाह तुगलक के शासन साम्राज्य में कुछ 36 प्रकार के कारखाने थे। ये भी प्रश्न बना है। तो यहाँ पे कई बार प्रश्न बना है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या कितनी थी। तो समझिए उसके शासनकाल दासों की संख्या 1,80,000 थी। ठीक। और दूसरी बार यहाँ प्रश्न बना था कि फिरोज शाह तुगलक ने जो कारखाने स्थापित किए तो उसमें कितने दासों को नियोजित किया था। नियोजित किया था 12,000 दास को। ठीक। अब यहाँ पे फिर प्रश्न बना था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में महलों की सुरक्षा के लिए कितने दासों को नियुक्त किया था। तो 40,000 दासों को उसने नियुक्त किया था। अब देखिए, एक बहुत पसंदीदा शब्द आ रहा है आयोग के लिए, हर जगह प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे देखिए शब्द है दीवान ए बंदगान। ठीक। अब यहाँ पे देखिए दीवान ए बंदगान है, यह फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए बनाया था। बहुत बार प्रश्न बना है कि दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किसने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लिखा है कि सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग बनाया, जिसे कहा गया दीवान ए बंदगान। ठीक। लिखा है कि इस विभाग के अन्य अधिकारियों में अर्ज ए बंदगान अर्थात दासों की भर्ती एवं निरीक्षण करने वाला अधिकारी,
अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि दासों की भर्ती और निरीक्षण करने का काम कौन सा अधिकारी करता था, तो अर्ज ए बंदगान। ठीक। अब यहाँ पे एक शब्द और आया है चाउस गोरी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक शब्द है चाउस गोरी। ये क्या था, दासों का दीवान होता था। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे कि दासों का दीवान किसे कहा जाता था, दासों का दीवान किसे कहा गया, या दासों के दीवान के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था, तो वह था चाउस गोरी। ठीक, आपको बहुत ध्यान देना है। अब एक शब्द यहाँ पे आया है नायब चाउसा गोरिये। समझिए आप, नायब चाउसा गोरिये अर्थात गोरे गुलाम का अधिकारी। जो गोर के रहने वाले थे, वहां जो गोर के तुर्की थे, वो जो गुलाम होते थे, उनके जो अधिकारी होते थे, उन्हें कहा जाता था नायब चाउसा गोरिये अर्थात गोरे गुलाम का अधिकारी। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ जाए दासों का दीवान किस अधिकारी को कहा जाता था, तो चाउस गोरी। ठीक। अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाए दासों की भर्ती एवं निरीक्षण करने का काम कौन सा अधिकारी करता था, तो अर्जे बंदगान। ठीक। तो यहाँ पे अगर प्रश्न बने दीवान ये बंदगान विभाग किससे संबंधित था, तो संबंधित था दासों के लिए। ठीक। अब देखिए मजूमदार, ये जितने यहाँ पे थे सब दासों से ही संबंधित थे। अब देखिए दासों से निर्मित सशस्त्र जानिसारियों का दल होता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात जानिसारी किंग मेकर की भूमिका में आ गए। भाई जब फिरोज शाह तुगलक दासों को इतना महत्व देने लगा, उससे इतना प्रेम करता था, अपने अगल बगल हर जगह दासों की नियुक्ति की, भाई उसे मानता भी रहा होगा। तो यहाँ पे उसने एक सशस्त्र दल बनाया था जो उसकी सुरक्षा में, महल की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा के लिए उन्हें कहा गया जानसारियों का दल। जानसारियों का दल। जब फिरोज शाह तुगलक मर जाता है, यही जो जानसारी थे, ये जब दूसरा सुल्तान बनने को हुआ, उसे सुल्तान बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब देखिए फिरोज तुगलक के काल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया। ध्यान दीजिएगा, जब फिरोज शाह तुगलक का शासन काल आया तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही, कौन कितना भ्रष्टाचार कर सकता था। अब इसकी सबसे बड़ी बंदगानी यह समझ में आई, सबसे बड़ा प्रमाण, कि जब एक अधिकारी, एक छोटा कर्मचारी भ्रष्टाचार की बात लेकर के फिरोज शाह तुगलक के पास आया कि महाराज हमारे वेतन को उस अधिकारी ने रोक दिया है, वो हमसे घूस मांग रहा है और हमारे पास पैसा नहीं है। तब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि उसे कुछ सिक्के दिलाए, कि कहा ये सिक्के लीजिए, जाके उस अधिकारी को दे दीजिए और उससे सिक्के दे करके अपने काम करवा लीजिए। अर्थात फिरोज शाह तुगलक का किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं था। अर्थात अगर बात की जाए तो वह उसमें भी शामिल रहा, आउट ऑफ कंट्रोल था। ठीक। अब देखिए भ्रष्टाचार द्वारा एकत्र दौलत ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसके दासों की बीच के झगड़े के कारण बनी। भाई भ्रष्टाचार में अगर हर अधिकारी मनमाना लेंगे पैसा, भाई हमें पैसा देंगे तभी हम काम करेंगे। जब भ्रष्टाचार से अधिकारी जो जितना बड़ा अधिकारी, उसके बाद उतना बड़ा विभाग, उसके पास उतना काम, हर तरीके से उनको पैसा चाहिए तभी काम होगा। अकूत संपत्ति हो गई, पूरे अधिकारी पैसे वाले हो गए, जिसके पास पैसा उसके पास पावर, उसकी उतनी हस्तक्षेप। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक मरता है तो यही जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, दास थे, इनके बीच झगड़ा होने लगा, झगड़ा बहुत बढ़ गया था। इसीलिए यहाँ बात की गई फिरोज की मृत्यु के बाद उसके दासों के बीच झगड़े का कारण बनी। अब देखिए यहाँ पे वसीर सुल्तानी थे, फिरोज तुगलक का आरिज मुमालिक था। आरिज मुमालिक जो पद है उसे बनाया था वसीर सुल्तानी को।
फिरोज शाह तुगलक ने। जब वह मरा तो 13 करोड़ टंका छोड़ गया। अब समझिए, जो आरिज मुमालिक था फिरोज शाह तुगलक का, जब मरा हो तो वहां पे देखा गया कि उसके पास 13 करोड़ टंका था। इतना पैसा उसके पास था एक मुमालिक के पास, ठीक, जिसे फिरोज ने इस आधार पर जब्त कर लिया था कि वह उसका दास है। अब समझिए, जब फिरोज शाह तुगलक जिंदा था, उसका एक आइज मुमालिक था जिसका नाम था वसीर सुल्तानी। जब मरा तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि भैया ये तो मेरा दास है, इसकी जितनी संपत्ति है वह मेरी है। जब उस संपत्ति को वह देखने गया, कब्जा करने गया, उसे लेने गया, तो देखा उसके पास 13 करोड़ टंका था। आप समझ सकते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार कितनी चरम पर रहा होगा। अब देखिए आगे लिखा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही या बंदा ये दरगाह की अवधारणा अकबर ने शुरू की। अगर हम मुगल काल की बात करें तो सबसे पहले गुलाम नौकरशाही शब्द जो आया, कहा गया गुलाम नौकरशाही को कहा गया बंदा ए दरगाह। बंदा ए दरगाह अगर शब्द की अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले अकबर ने शुरू। अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाता है कि बंदा ए दरगाह की अवधारणा किस शासक ने शुरू की या किस मुगल शासक ने शुरू की सबसे पहले, तो उसका नाम है अकबर। या गुलाम नौकरशाही की अवधारणा सबसे पहले किस मुगल शासक ने शुरू की, तो वह था अकबर। आगे लिखे कि हालांकि कुछ समय के बाद उसने इसे बंद कर दिया। भाई शुरू किया था, लेकिन जब अप्लाई सही से नहीं हो पाया, दिक्कत होने लगी, तो कुछ दिन बाद इस व्यवस्था को अकबर ने बंद कर दिया। लिखा है कि अगर मुगल काल में दास नौकरशाही स्थापित नहीं हो पाई थी, क्योंकि बादशाहों ने इस अवधारणा का समर्थन नहीं दिया, अतः मुगल काल में दास प्रथा कमजोर हो गई। अब समझिए, जिस तरीके से पूरी पैठ बना के रखा था फिरोज शाह तुगलक शासन में, लेकिन उस समय अकबर के समय तक जाते जाते धीरे धीरे जो गुलामों की स्थिति थी उसमें कुछ सुधार आया। दास प्रथा उस तरीके से उसकी स्थिति नहीं रही, अर्थात मुगल काल में दास प्रथा की जो स्थिति थी काफी कमजोर हो गई थी। आगे एक इतिहासकार आते हैं, उनका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब महोदय ने कहा कि मुगल काल में गुलामों की आपूर्ति एवं मांग दोनों में कमी आई। जब अध्ययन किया इरफान हबीब महोदय ने, उन्होंने मुगल काल की तुलना की, कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत में गुलामों की स्थिति बड़ी गड़बड़ थी, जब चाहा जिसे गुलाम बना लिया, बेतहाशा गुलामों में वृद्धि हुई, भाई उन्हें शिक्षित भी किया जाता, तमाम प्रकार की जो गुलाम की एक अवधारणा थी, इतनी मांग थी कि हर जगह बेचा खरीदा जाता था। लेकिन जब मुगल काल आया तो खरीदने और बेचने की परंपरा मुगल काल में काफी कम हो गई, आपूर्ति काफी कम हो गई, मांग कम हो गई, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में दास प्रथा कमजोर पड़ गई। भाई जब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा और कोई बेचने वाला नहीं रहेगा, तो जो गुलाम की बिक्री होती थी धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर हो गई। स्थिति क्या कर, दास प्रथा की जो स्थिति थी वह स्थिति कमजोर हो गई, अर्थात जो दास थे उनकी संख्या घटने लगी, उनकी स्थिति मजबूत हो गई, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो इस तरीके से जो दास प्रथा की स्थिति थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो उसकी हमने चर्चा की। अब जैसे ही दास प्रथा ये पूरा दिल्ली सल्तनत का सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था खत्म होगी, उसके बाद इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे आप लोग इसे पढ़ते रहिए
तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।